Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 24.3 द ग्रेट डिप्रेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। तीव्र मंदी और इसके प्रभाव क्या क्या हुए, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। A significant development after the First World War was the decline in the supremacy of Europe and the growing importance of the United States of America. प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि यूरोप की सर्वोच्चता में कमी आई और संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्व बढ़ गया। While the war damaged the economy of the European countries, the US economy became stronger. अब देखें, जबकि युद्ध ने यूरोप के राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत हो गई थी। No war was fought on the US soil and the industrial expansion also continued during war as it supplied arms and other materials to the Allies. अमेरिका की जमीन पर कोई युद्ध नहीं लड़ा गया और युद्ध के दौरान औद्योगिक विकास जारी रहा क्योंकि यह अपने मित्र राष्ट्रों को हथियार और सैन्य सामग्री की आपूर्ति करता था। However, a decade later, serious economic problems arose in the country, which later spread to the rest of the Europe. हालांकि लगभग एक दशक बाद, एक दशक आपका 10 साल का होता है, देश भर में गंभीर आर्थिक समस्या उठ खड़ी हुई जो बाद में बचे हुए यूरोप में भी फैल गई। You know that America followed the capitalist system of production in which maximum profit was made by the owners of industry. आप यह जानते हैं कि अमेरिका ने उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली अपनाई थी जिसमें उद्योग स्वामियों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाता था। Most of the workers, however, lived below the poverty line. तथापि ज़्यादातर श्रमिक गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे। Thus, not many people had the means to buy goods which were being produced by the industries. अब देखिए, अतः उद्योगों द्वारा बनाई जा रही वस्तुओं को खरीदने के लिए बहुत कम लोगों के पास साधन थे। So, overproduction and maldistribution of purchasing power were the two main causes of the Great Depression, which hit USA in October 1929 and then spread worldwide. इसलिए अति उत्पादन और क्रय शक्ति का कुवितरण, जिसको माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेजिंग पावर कहते हैं, तीव्र मंदी के दो मुख्य कारण थे जिन्होंने अक्टूबर 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका पर आघात किया और इसके बाद संपूर्ण विश्व पर आघात किया। The crisis began with a fall in the share prices, leading to a collapse of the US stock market. In one day, nearly 16 million shares were sold on the New York Stock Exchange. शेयर की कीमतों में गिरावट आने से यह संकट आया जिससे अमेरिकन स्टॉक बाजार में भारी गिरावट आई। एक दिन में ही न्यूयॉर्क एक्सचेंज में लगभग 16 मिलियन शेयरों की खरीद फरोख्त की गई। During the next 4 years, almost 9,000 banks closed operations and millions of people lost their lives saving. अगले 4 वर्षों के दौरान लगभग 9,000 बैंकों ने काम करना बंद कर दिया तथा लाखों लोगों के जीवन भर की बचत चली गई। As goods remained unsold, thousands of factories shut down, resulting in unemployment, poverty and starvation. वस्तुओं की खरीद न होने के कारण हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गईं, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी फैल गई। Most of the European countries, except Soviet Union, also suffered as they had become dependent on the US economy
स्पेशली ऑन द अमेरिकन बैंक। सोवियत संघ को छोड़कर बचे हुए यूरोप के राष्ट्र भी इसे झेल रहे थे, क्योंकि वे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से अमेरिकन बैंक पर निर्भर हो गए थे। The effects of the crisis in these countries were similar. The number of unemployed in the world rose to over 50 million, of which 15 million were in US alone. अब देखिए, इन राष्ट्रों में इस संकट के प्रभाव सामने थे। विश्व में बेरोजगारों की संख्या 50 मिलियन से अधिक हो गई थी, जिसमें से अकेले अमेरिका में बेरोजगारों की संख्या 15 मिलियन थी। The economic crisis also affected the political conditions in these countries. आर्थिक संकट ने इन देशों की राजनीतिक परिस्थितियों पर भी प्रभाव डाला था। In US, the Democratic Party came to power with Franklin D. Roosevelt as president. अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आई तथा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति बन गए। He introduced a program of economic reform and social welfare called New Deal. उन्होंने न्यू डील नामक आर्थिक सुधार और सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम प्रारंभ किया। In Britain and France, labor-friendly governments came to power. Though fascist movements arose in Britain and France, they were not successful. ब्रिटेन और फ्रांस में श्रमिकों के समर्थन वाली सरकारें सत्ता में आई। यद्यपि फैसिस्ट आंदोलन ब्रिटेन तथा फ्रांस में आए, तथापि वे सफल नहीं हो पाए। In Germany and Italy, as you have read above, post-war discontent and depression led to victories of fascist party. अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियो को लाइन से पढ़ रहे हैं वो पढ़ चुके हैं कि जर्मनी तथा इटली में युद्ध के बाद असंतोष और मंदी के कारण फैसिस्ट पार्टियों की जीत हुई। During the 1930s, the foreign policies of US, Britain and France were also similar. सन 1930 के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की विदेशी नीतियां एक जैसी थी। They did not adopt a strong position against the fascist. इन्होंने फैसिस्टवाद के विरुद्ध कोई कठोर कदम नहीं उठाए। Their main concern was to check the spread of socialist ideas and workers' movement. उनकी मुख्य चिंता समाजवादी विचारधाराओं और श्रमिकों के आंदोलन को पनपने से रोकने की थी। Thus, when fascist aggression began, they did nothing to check it. Instead, they chose to appease fascism in the hope that it would destroy communism. अतः जब फैसिस्ट का आक्रमण शुरू हुआ तो उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने इस आशा से फैसिस्टवाद को संतुष्ट करना पसंद किया कि यह साम्यवाद को समाप्त करेगा। डेवलपमेंट इन द यूएसएसआर। अब देखिए आगे, यूएसएसआर में विकास। We have already discussed the Russia's participation in war and the Russian Revolution. युद्ध में रूस की भागीदारी तथा रूसी क्रांति के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। This was followed by a civil war and the Allied military intervention. इसके बाद गृह युद्ध और मित्र राष्ट्रों का सैन्य हस्तक्षेप हुआ। All this had resulted in the collapse of the Russian economy. इन सब के परिणाम स्वरूप रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। There was a severe shortage of food and the industrial production declined drastically. अब देखिए, यहाँ जो खाने के सामान थी उसकी अत्यधिक कमी हो गई तथा औद्योगिक उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। The consequent famine worsened the conditions further. अकाल पड़ने से स्थिति और खराब हो गई। लेनिन वॉज फोर्स्ड टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स। लेनिन को कड़े
उपाय करने के लिए मजबूर किया गया। The Soviet government forcibly seized surplus food from rich farmers, kulaks, to feed the rest of the population. सोवियत सरकार ने धनी किसानों कुलाकों से जबरदस्ती अतिरिक्त अनाज छीना तथा ताकि शेष लोगों को खाना उपलब्ध कराया जा सके। Nothing could be bought or sold in the markets. बाजारों में कुछ भी बेचा अथवा खरीदा नहीं जा सकता था। The industrial produce was distributed to the workers in lieu of wages. मजदूरों को मजदूरी के बदले औद्योगिक उत्पाद बांटे जाते थे। People were encouraged and even forced to work for the good of their fellow men rather than for motive. लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था तथा उन्हें विशेष प्रयोजन के बजाय अपने साथियों के लाभ के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। The grim state of affairs, which lasted from 1918 to 1921, was called War Communism. अब देखिए, सन 1918 से 1921 तक चली समस्याओं से ग्रस्त स्थिति को युद्ध साम्यवाद कहा जाता था। The fierce opposition to this system, mainly from the peasantry and some members of his above party, led Lenin to replace it by the new economic policy in 1921. किसान और इसकी उक्त पार्टी के कुछ सदस्य मुख्य रूप से इस प्रणाली के घोर विरोधी थे, जिससे लेनिन को इसके साथ स्थान पर सन 1921 में नई आर्थिक नीति लागू करनी पड़ी। The harsh measures of war communism were withdrawn. युद्ध साम्यवाद के कड़े उपायों को वापस लिया गया। Now the peasants gave 1/10 of their produce as tax and were allowed to sell the rest in the open market. अब किसान को अपने उत्पाद का 1/10वां हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था और उसे शेष उत्पाद को खुले बाजारों में बेचने की अनुमति दे दी गई थी। Though most of the industries remained under state control, yet smaller industries were given back to private owners. Payment of wages in cash was reintroduced. अब देखिए, बोल रहा है हालांकि ज्यादातर उद्योग राज्य के नियंत्रण में थे, फिर भी लघु उद्योग को उनके स्वामियों को वापस लौटा दिया गया था। मजदूरी का भुगतान नगद में करना वापस से आरंभ किया गया था। A new constitution was introduced in 1924 under which Russia because the Union of Soviet Socialist Republic. But after Lenin's death in 1924, a fierce power struggle arose within the party. There were serious differences among the senior leaders over the policies to be followed. Finally, Stalin emerged victorious, became the General Secretary of the Communist Party, and soon assumed great powers. नया संविधान सन 1924 में लागू किया गया था, जिसके तहत रूस सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य बन गया। परंतु सन 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद पार्टी के भीतर सत्ता के लिए घोर संघर्ष उत्पन्न हो गया। अपनाई जाने वाली नीतियों पर वरिष्ठ नेताओं में गंभीर मतभेद हो गया था। अंत में स्टालिन की विजय हुई तथा वह साम्यवादी पार्टी के महासचिव बन गए और शीघ्र ही उसने अत्यधिक शक्तियां हासिल कर ली। Within a few years, the USSR started a vigorous program of industrialization through a series of 5 years plan. कुछ वर्षों के भीतर यूएसएसआर ने पंचवर्षीय योजनाओं की श्रृंखलाओं के माध्यम से औद्योगिकीकरण के सशक्त कार्यक्रम प्रारंभ किए। The first plan was introduced in 1929. प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1929 में प्रारंभ की गई थी। One of the aims of the plan was to bring about changes in agriculture.
इस योजना का एक लक्ष्य कृषि में परिवर्तन लाना था। After the revolution, agricultural land had been redistributed among peasants, resulting in millions of small, less productive land holdings. अब देखिए, क्रांति के बाद कृषि योग्य खेती का किसानों में पुनः वितरण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि के लाखों छोटे तथा कम उपजाऊ टुकड़े हो गए। To increase production, the government promoted the idea of collectivization of small farms. अब देखिए आगे बोल रहा है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने छोटे खेतों के सामूहिकीकरण के विचार को बढ़ावा दिया। The peasants were both encouraged and forced to give up private ownership of farms. Land was pooled and they had to become members and joint owners of the collective farms. किसानों को प्रोत्साहित किया गया तथा उन पर खेतों के निजी स्वामित्व को छोड़ने के लिए दबाव भी डाला गया। खेतों को इकट्ठा किया गया और उन्हें समाकलित खेतों के सदस्य तथा संयुक्त स्वामी बनना पड़ा। The kulaks who opposed collectivizations was severely dealt with. It is estimated that thousands perished during this period. सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले कुलाकों से कड़ाई से निपटा गया। यह अनुमान लगाया जाता है कि इस समय के दौरान हजारों लोग मारे गए थे। The main efforts of the plan was towards industrialization. इस योजना का मुख्य प्रयास औद्योगिकीकरण के लिए था। Here the success was greater and soon Soviet Russia emerged a major industrial power in the world. इसमें अत्यधिक सफलता मिली और शीघ्र ही सोवियत रूस विश्व का एक मुख्य औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा। It is important to remember that the capitalist economies at this time faced a severe economic crisis. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं अत्यधिक आर्थिक संकट का सामना कर रही थी। The Soviet examples of a successful socialist economy stood out and was adopted later by many colonies after independence. सोवियत संघ सफल समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण बन गया तथा स्वतंत्र होने के बाद कई उपनिवेशों ने इसको अपनाया। Most of the European countries and USA, however, did not recognize Soviet Russia till 1933. अब देखिए, तथापि यूरोप के ज्यादातर राष्ट्रों और अमेरिका ने 1933 तक सोवियत रूस को मान्यता प्रदान नहीं की। It became a member of the League of Nations only in 1934. यह सन 1934 में ही राष्ट्रीय संघ का सदस्य बना। The hostility towards Soviet Union continued even after this. When fascist aggression began in the 1930s, Soviet Union was the only major power that actively opposed them. अब देखिए, इसके बावजूद सोवियत संघ से शत्रुता बनी हुई थी। सन 1930 में जब फैसिस्ट का आक्रमण शुरू हुआ तो सोवियत संघ ही एकमात्र मुख्य शक्ति थी जिसने सक्रिय रूप से उनका विरोध किया था।